स्वागत है आप सभी का डीएलएड क्लासेस में। और आज के इस क्लास में हम लोग F5 को जारी रखेंगे और F5 यूनिट फर्स्ट के ऊपर हमारा पहला क्लास आ चुका है, जिसे आप लोगों ने देखा होगा और यदि नहीं देखा है तो उसे वॉच कर लेंगे। और आज के इस क्लास में हम लोग यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट करेंगे और यूनिट फर्स्ट के जितने भी बचे हुए टॉपिक्स थे आज के इस क्लास में वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ेंगे क्लासेस की ओर। और जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, F5 भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा का विकास आपका चैप्टर है और इसमें आप लोगों को 50 मार्क्स मिलेंगे और 50 मार्क्स में 35 मार्क्स जो है वो एक्सटर्नल एग्जाम के द्वारा आएगा, 15 मार्क्स इंटरनल असाइनमेंट के द्वारा आपको मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को हमसे जुड़ने के विभिन्न लिंक मिल रहे हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को मिल जाएंगे। तो यदि आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो चुका है और यदि मैं ज़्यादा ग्रुप्स बनाता हूँ तो एक ही चीज़ को बार बार फॉरवर्ड करना पड़ेगा और जो नए कैंडिडेट्स जुड़ेंगे उन्हें पुरानी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी। इसलिए टेलीग्राम पे जुड़ जाएं ताकि आप शुरुआत से सब कुछ देख सकेंगे। अब इकाई फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका था, भाषा का अर्थ और भाषा के बारे में ये जो सारे टॉपिक्स थे। अब हम लोग दूसरे पार्ट में मानव भाषा और पशु पक्षियों पेड़ पौधों की भाषा में अंतर को समझेंगे। भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था क्या है, ध्वनि संरचना, शब्द संरचना, वाक्य संरचना, प्रोक्ति या संवाद संरचना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यही इस क्लास का फोकस पॉइंट होने वाला है। और भाषा की विशेषता पहले ही क्लास में बताई जा चुकी है। तो चलिए बढ़ेंगे क्लास की ओर। और इन सारे क्लासेस को आप लोगों ने देख लिया है तो इसे फटाफट स्किप करते जाएं। चलिए आ गए हम लोग क्लास में। मानव भाषा और पशु पक्षियों पेड़ पौधों की भाषा में अंतर क्या है। तो जैसा कि हम सभी को मालूम है कि हमारी भाषा में बहुत सारी विशेषताएं हैं, जबकि हम जब अपनी भाषा को कंपैरिजन करते हैं अन्य पशु पक्षियों की भाषा से तो हम पाते हैं कि उनकी भाषाओं में ये सारी विशेषताएं नहीं हैं। उनकी भाषाओं में बहुत सारी कमियां हैं, जिसके कारण वे एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा की परिभाषा क्या है कि भाषा ध्वनि प्रतीकों की यादृच्छिक प्रणाली है। मैंने समझाया था कि यादृच्छिक क्या है। तो यादृच्छिक का मतलब होता है मनमानेपन। जिस समाज ने जो मन चाहा वो शब्द गढ़ लिए, है ना। लेकिन इसमें ये पॉइंट है कि वे शब्द जिसे समाज ने गढ़ा है उसके समाज के सभी लोगों के द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो। जैसे कि पानी, तो पानी को लेकर के हिंदी समाज के लोगों ने पानी शब्द को गढ़ा, जल शब्द को गढ़ा। उसी प्रकार से अंग्रेजी के लोगों ने वाटर शब्द को गढ़ा, है ना। रूस में वदा शब्द को गढ़ा, अरबी में आब शब्द को गढ़ा। तो ये जो अलग अलग समाज के लोगों ने इन शब्दों को गढ़ा उसे मान्यता प्रदान की गई और अलग अलग ये शब्द जो गढ़े गए यही यादृच्छिक प्रणाली कहलाती है, जिसके माध्यम से मनुष्य का समूह अथवा समाज आपस में विचारों का आदान प्रदान करता है ना। वी इंटरेक्ट विथ ईच अदर विद दिस आर्बिट्रेरीनेस सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। इस परिप्रेक्ष्य में मनुष्य की भाषा की विशेषताएं क्या क्या हैं, जिसके ऊपर पहले क्लास में डिटेल से चर्चा की जा चुकी है। हमें शॉर्ट में चलूंगा। मनुष्य की भाषा समूह अथवा समाज का एक अंग होती है ना। भाषा एक सामाजिक वस्तु है, ठीक है। इसके बाद है कि मनुष्य की भाषा यादृच्छिक होती है, इसमें आर्बिट्रेरीनेस होता है। इसके बाद मनुष्य की भाषा सुव्यवस्थित प्रणाली है ना। भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था होती है, कर्ता कर्म कारक इसके अनुसार से अलग अलग भाषा में आप देखोगे तो अलग अलग ऑर्डर चलता है ना। मनुष्य की भाषा अर्जित संपत्ति होती है, इसे भाषा परिवेश के द्वारा इंसान अर्जित कर लेता है। मनुष्य की भाषा ध्वनि प्रतीकों की समूह और समाज के अनुसार अलग अलग व्यवस्था है ना। अलग अलग व्यवस्था है, बहुत सारे समाज में अलग अलग ध्वनि प्रतीकों को गढ़ा गया है। जैसे कि मेरे पिछली क्लास में बताया था कि क ध्वनि के लिए हमारे हिंदी में ये प्रतीक है, अंग्रेजी में ये प्रतीक है ना। कहीं कहीं अंग्रेजी में इसका भी इस्तेमाल क के रूप में किया जाता है। इन कसौटियों पे जब हम पशु पक्षी अथवा पेड़ पौधों की भाषा को कसेंगे तो हमें फ़र्क साफ नज़र आएगा। हम देखेंगे कि उनकी भाषाओं में ये सारी विशेषताएं बिल्कुल नहीं हैं, है ना। पशुओं की भाषा यादृच्छिक प्रणाली से नहीं होती है, अतः वे मनुष्य की तरह शब्दों का निर्माण नहीं कर सकते हैं, है ना। दे कैन नॉट बिल्ड देयर वोकेबलरी। उनकी अपनी कोई वोकेबलरी नहीं होती है कि किसी विशेष परिस्थिति के लिए ये शब्द बोलना है।
यदि उन्हें परेशानी भी होगी, जैसे कि कुत्ते को लेते हैं, तो कुत्ते हर एक परिस्थिति में भौंकने की ध्वनि को ही उत्पन्न करते हैं। हालांकि उनके भौंकने की ध्वनि में तारत्व के उतार चढ़ाव में अंतर दिखता है, लेकिन उनकी कोई विशेष वोकेबलरी नहीं है ना। ऐसा हम लोगों में विशेष वोकेबलरी, हर एक परिस्थिति के लिए अलग अलग शब्द हैं। यदि हम दुखी होते हैं तो दुख वाले शब्दों का यूज करते हैं, यदि खुश होते हैं तो खुशियों वाले शब्दों का यूज करते हैं। हमारे हर एक परिस्थितियों के अनुसार हमने शब्द बना रखे हैं, जबकि अन्य पशु पक्षियों में एवं पेड़ पौधों में इस तरह की विशेषता देखने को नहीं मिलती है। पशुओं की भाषा सुनिश्चित प्रणाली का हिस्सा नहीं है, अतः उनका अध्ययन और उनकी भाषा का अर्जन करना अत्यंत जटिल है। जबकि मनुष्य की भाषा निश्चित प्रणाली पर व्याकरणबद्ध होती है, जिसे कोई भी मनुष्य आसानी से और मेहनत से सीख सकता है ना। हम हिंदी भाषी लोग अंग्रेजी भाषा को आसानी से सीख सकते हैं। किसी भी भाषा को अगर मेहनत किया जाए 6 महीने 8 महीने में सीख लिया जा सकता है ना। तो ये मनुष्य के अंदर ये विशेषता पाई जाती है, जबकि पशु पक्षियों में ऐसी विशेषता नहीं पाई जाती है। यदि कहा जाए कुत्ते को कि हाथी की आवाज़ को तुम सीख लो, तो वे नहीं कर सकते हैं। हाथी को कहा जाए कि तुम शेर की तरह दहाड़ो, तो वे नहीं दहाड़ सकते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि पशु पक्षियों में इस तरह की विशेषता नहीं पाई जाती है। मनुष्य की भाषा ध्वनि प्रतीकों की समूह और समाज के अनुसार अलग अलग व्यवस्था होती है, जबकि इस रूप में पशुओं की भाषा में प्राकृतिक एक रूपता मिलती है। प्रकृति ने जिस प्रकार की ध्वनि उनको बख्श दी है, वे उसी प्रकार की ध्वनि का उच्चारण कर पाते हैं। और एक और इसमें सिस्टम है कि जब वैज्ञानिकों ने यह रिसर्च किया कि ध्वनि के जो अंग हैं, उन अंगों में भी फर्क साफ नज़र आया। मनुष्य के स्वर यंत्र से लेकर के जो ध्वनि का उच्चारण किया जाता है और विभिन्न स्थानों के द्वारा ध्वनियों को विभिन्न रूपों में बदला जाता है, इस प्रकार की विशेषता पशु पक्षियों में नहीं पाई गई है। इन तथ्यों के साथ ही मनुष्य की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है काल बोध और उसकी अभिव्यक्ति, है ना। हम अतीत के भी और वर्तमान के भी, साथ ही भविष्य को भी अपने तरह से व्यक्त कर सकते हैं। मनुष्य अतीत, वर्तमान और भविष्य के बोध को अलग अलग व्यक्त कर सकता है, जबकि पशु पक्षी काल को भाषाबद्ध नहीं कर सकते हैं। तो ये अंतर है मनुष्य के एवं पशु पक्षियों के भाषा में। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पे। अब बढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था, ध्वनि संरचना, शब्द संरचना, वाक्य संरचना और संवाद संरचना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसके ऊपर इस सीटेट में सवाल पूछे जा चुके हैं, तो इसे याद रखेंगे कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। प्रत्येक भाषा में उसके अपने ध्वनि प्रतीक, शब्द भंडार तथा निश्चित वाक्य संरचना होती है, निश्चित वाक्य संरचना होती है, अर्थात प्रत्येक भाषा का अपना एक व्याकरण होता है। ठीक है, अब भाषा के कुछ प्रमुख भाग हैं, इसे समझ लेंगे, और इससे भी सवाल पूछे जाते हैं सीटेट के अंदर, यूपी टेट के भी अंदर पूछे जाते हैं, जितने भी टेट के एग्जाम होते हैं उनके अंदर पूछे जाते हैं। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज फोनिम, सबसे छोटी इकाई स्वनिम होती है। यह ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है, जिनका अपने आप में कोई विशेष अर्थ नहीं होता है। जितने भी वर्ण हैं वे सभी स्वनिम कहलाते हैं, और इनका अपने आप में कोई विशेष अर्थ नहीं है। क, इनका विशेष अर्थ क्या है, लेकिन जब ये जुड़ते हैं, ये ध्वनि संरचना आपस में जुड़ करके एक सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं जिसका कोई अर्थ होता है, तो फिर उनका अर्थ हमें मालूम पड़ता है। लेकिन अलग अलग रूप में इनका कोई अर्थ नहीं होता है, तो इन्हें स्वनिम कहा जाता है ना। हिंदी भाषा में हम लोग जितने भी वर्ण को जानते हैं, अलग अलग अगर उनको रखें तो ये सब स्वनिम कहलाएंगे। अंग्रेजी के जो लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट है ABCD, ये सभी भी स्वनिम के अंतर्गत आएंगे। जितनी भी भाषा होंगी, है ना, केवल हिंदी और अंग्रेजी को ही नहीं लेंगे। एक उदाहरण के तौर पर मैंने दिया है, आप किसी भी भाषा को लेंगे तो उसकी जो सबसे छोटी इकाई होगी, जिसे उसकी ध्वनि कहा जाएगा, वही स्वनिम कहलाएगी। इसके बाद दूसरा जो पार्ट है वो है रूपीम, जिसे मॉर्फीम कहा जाता है। और मॉर्फीम क्या है कि भाषा या वाक्य की सार्थक लघुत्तम इकाई होती है, यानी कि शब्द को रूपीम कहते हैं। रूपीम शब्द का छोटा रूप होता है। जब बच्चे शुरुआत में भाषा को सीख रहे होते हैं, शब्दों को बोलना सीख रहे होते हैं, तो वे क्या करते हैं कि शब्द को पूरा नहीं बोल पाते हैं, शब्द के
छोटे से भाग को बोलते हैं। तो यही सबसे जो शुरुआत होती है बच्चों के सीखने की, वो रूपिम के रूप में होती है। शब्दों को वे छोटा करके बोलते हैं। खाना को खा कहेंगे, पीना को पी कहेंगे, है ना। पानी को कुछ अपने ही शब्दों में वे बना करके बोलेंगे। बड़े शब्द को जब आप उनको दीजिएगा बोलने के लिए, तो वे शुरुआत में उसे छोटा करके बोलेंगे, क्योंकि उनमें उस समय जो स्वर यंत्र होते हैं और जो भाषा के उच्चारण करने वाले अंग होते हैं, वे पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं, पूरी तरह से परिपक्व नहीं होते हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, जो शुरुआत में भाषा को सीख रहे होते हैं, तो वे शब्दों के जिन छोटे रूपों को उच्चारित करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? मॉर्फीम कहा जाता है। याद रखेंगे। अगला है वाक्य विन्यास, जिसको सेंटेक्स कहते हैं। सेंटेक्स यानी वाक्य विन्यास। और वाक्य विन्यास का मतलब हो गया कि जब शब्दों को एक क्रम के अनुसार इस प्रकार से रखा जाए कि उसका एक निश्चित अर्थ निकल करके आए, तो उसे हम सेंटेक्स कहते हैं, वाक्य विन्यास कहते हैं। और आपको याद रखना है इसमें कि सेंटेक्स के अंतर्गत वाक्य की संरचना पे ध्यान दिया जाता है। और आप लोगों ने ग्रामर के अंदर पढ़ा होगा वाक्य के विभिन्न प्रकार, तो वही सारा सेंटेक्स के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है। प्रत्येक भाषा में वाक्यों के अपने अपने फॉर्म होते हैं। जैसे कि हम हिंदी में लिखते हैं राम किताब पढ़ता है। ठीक है, राम किताब पढ़ता है। और इसी को हम अंग्रेजी में क्या लिख सकते हैं? राम रीड्स अ बुक। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि दोनों ही लैंग्वेज में फ़र्क क्या है। तो राम हिंदी में क्या है? ये कर्म है, सॉरी करता है ना, सब्जेक्ट है। और अंग्रेजी में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट पहले आया। इसके बाद देखेंगे किताब क्या है? तो किताब ऑब्जेक्ट है, यानी कि कर्म है। और इंग्लिश में रीड्स आ गया, किताब नहीं आया, तो यहाँ पे वर्ब आया। और पढ़ता है, ये क्रिया हो गया हिंदी के अंतर्गत। और इंग्लिश में ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश के जो वाक्य विन्यास है, उसका फर्क आप साफ समझ सकते हैं कि हिंदी के अंतर्गत कर्ता, कर्म और क्रिया का प्रारूप चलता है। वहीं इंग्लिश के सेंटेंस का स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अनुसार से उसका पैटर्न चलता है। तो हर एक भाषा में उसके जो वाक्य विन्यास होते हैं, उनकी अलग अलग क्रमिक व्यवस्था होती है, और इसे आप लोगों को समझना है। और चौथा है अर्थ विन्यास, सिमेंटिक इसे कहते हैं, सिमेटिक। और सिमेटिक के अंतर्गत हम जब वाक्यों को लिखते हैं, तो उसके विभिन्न अर्थ हो सकते हैं। और उन सारे अर्थों को यदि हम समझ लेते हैं, तो हमारे अंदर अर्थ विन्यास के जो ज्ञान है, अर्थ विन्यास के जो संज्ञानात्मक स्तर है, हम समझ लें कि हमारे अंदर वो है। तो यदि हम वाक्य में दिए गए सभी शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं, तो उसे ही अर्थ विन्यास कहा जाता है। और वाक्य के अर्थ को समझना तथा उसकी व्याख्या करना अर्थ विन्यास के अंतर्गत आता है। खास करके जब हम गद्य या पद्य को पढ़ रहे होते हैं, और उनके अंदर जब हम वाक्यों को पढ़ते हैं, उसके विभिन्न अर्थों को समझ लेते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि हमारे अंदर वे सारे गुण आ चुके हैं जो अर्थ विन्यास को अभिव्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे भाग हो गए भाषा के। अब हम आगे बढ़ेंगे ध्वनि संरचना के ऊपर। और ध्वनि संरचना क्या है, इसे आप समझ लें बढ़िया से। भाषा मूल रूप से बोली जाती है ना। ये वाचिक व्यवस्था है, बोलने वाली व्यवस्था है। तो बोलने वाली व्यवस्था है, तो उसके अंतर्गत जो हमारे बोलने वाले अंग हैं, तंत्र हैं, उनसे किस प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं, और उन ध्वनियों को एक निश्चित प्रारूप दिया गया है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल दें और लोग उसे मान लें, है ना। इसका एक विशेष प्रारूप दिया गया, और इसी कारण से प्रत्येक भाषा के अपने विशेष वर्ण व्यवस्था है, वर्णमाला है। हिंदी में हमारे कुल मिलाकर के 52 वर्ण है, जबकि अंग्रेजी में 26 हैं। 26 दूना 52। हिंदी जो है अंग्रेजी से डबल है, वहीं अंग्रेजी जो है वो हाफ है। और इसी प्रकार से प्रत्येक जितनी भी भाषाएं हैं, सब में अपनी अपनी वर्ण व्यवस्था है, और उन्हीं वर्ण व्यवस्था के अनुसार से भाषा के वाक्यों का निर्माण किया जाता है, भाषा आगे बढ़ती है। तो भाषा मूल रूप से बोली जाती है, यानी कि वह वाचिक होती है। यह वाचन मानव के मुख्य ध्वनियों के रूप में होता है। ठीक। प्रत्येक भाषा की अपनी विशेष ध्वनि संरचना होती है, और साथ ही उनकी निश्चित संख्या भी होती है। हिंदी में स्वर और व्यंजन तथा अंग्रेजी में वॉवेल और कॉन्सोनेंट नाम से ध्वनियों के 2 वर्ग मिलते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, जितने भी साउंड्स हैं उनके 2 प्रकार हैं। वॉवेल और कॉन्सोनेंट के रूप में 2 अलग अलग प्रकार हैं। हिंदी में भी हैं स्वर और वर्ण, और अंग्रेजी में वॉवेल और कॉन्सोनेंट के नाम से जाने जाते हैं। अब है शब्द संरचना। तो शब्द संरचना, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि जब हम ध्वनियों को
या वर्णों को इस प्रकार से एकत्र करते हैं जब उनका सार्थक अर्थ निकलता है, जिससे किसी विशेष वस्तु का बोध होता है, उसके चित्र हमारे मस्तिष्क में बनते हैं, तब हम उससे क्या कहते हैं? शब्द संरचना कहते हैं। सामान्यतः शब्द को भाषा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई माना गया है, क्योंकि भाषा में भाव या विचार की अभिव्यक्ति मूलतः शब्द से होती है और शब्द में ही उपसर्ग, प्रत्यय एवं कारक चिन्ह आदि को जोड़ करके पद से वाक्य एवं वाक्यों की समझ से संवाद का निर्माण किया जाता है। इसलिए भाषा में शब्दों का महत्व प्राथमिक होता है। और शब्द संरचना के अंतर्गत और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे शब्द को अलग अलग रूप में बनाना, है ना। एक होता है मूल शब्द, जैसे कि पढ़, ये पढ़ जो है ये मूल शब्द है। पढ़ना ये क्रियापद हो गया। अब पढ़ाकू ये उसका विशेषण हो गया। तो इस प्रकार से हम शब्दों को अलग अलग रूप में गढ़ते भी हैं और उनकी अलग अलग संरचना भी होती है। इसको हम लोग अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच के जरिए सीखते हैं, है ना। और हिंदी में भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सारे जो व्याकरण के पार्ट्स हैं उनके अंदर हम लोग शब्दों के विशेष प्रारूप को देखते हैं। विशेष परिवर्तन करके हम शब्दों के रूप को बदलते हैं और उसका भिन्न भिन्न अर्थों में भिन्न भिन्न प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें शब्द संरचना के अंतर्गत आती हैं। ये एक व्याकरण का पार्ट हो जाता है जिसमें आप शब्द संरचना के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें हैं, है ना, संज्ञा, सर्वनाम, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोगों को पढ़ना है। अब है वाक्य संरचना और वाक्य अर्थात शब्दों के सार्थक समूह जिनसे पूरा अर्थ निकलता हो। तो वाक्य भाषा की वह सरल इकाई होती है जिसमें एक या अधिक शब्द होते हैं तथा जो अर्थ की दृष्टि से पूर्ण हो या अपूर्ण, व्याकरणिक दृष्टि से अपने विशिष्ट संदर्भ में अवश्य पूर्ण होते हैं। अर्थ की दृष्टि में पूर्ण हो या फिर अपूर्ण हो, व्याकरणिक दृष्टि से अपने विशिष्ट संदर्भ में अवश्य ही पूर्ण होते हैं। साथ ही उनमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक समापिक क्रिया अवश्य होती है। एक समापिका क्रिया अवश्य होती है। क्रिया तो होती है, चाहे वो मेन वर्ब हो या फिर हेल्पिंग वर्ब हो, वर्ब होता ही है किसी भी वाक्य के अंतर्गत। तो प्रत्येक भाषा में शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है जिससे एक सार्थक अर्थ निकलता है। तो इसे हम वाक्य संरचना के अंतर्गत पढ़ते हैं। और व्याकरण में आप लोगों ने वाक्य संरचना के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा है। वाक्य के प्रकार को पढ़ा है, वाक्य का विश्लेषण पढ़ा है ना। संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना, यानी कि उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसे भी पढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें वाक्य संरचना के अंतर्गत आती हैं। प्रत्येक भाषा में शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है जिससे एक सार्थक अर्थ निकलता है। जैसा कि मैंने पहले ही समझा करके बताया आप लोगों को कि हिंदी का जो प्रारूप है, हिंदी का जो पैटर्न है, वो क्रिया कर्म और कर्ता, कर्म और क्रिया का है ना। राम आम खाता है, राम किताब पढ़ता है, तो पहले कर्ता आता है, उसके बाद कर्म और उसके अंत में क्रिया। लेकिन जब हम अंग्रेजी में बोलते हैं राम इट्स अ मैंगो, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार का वहाँ प्रारूप चलता है। तो यही डिफरेंस होता है। जब हम हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं या अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करते हैं तो हमें इसी प्रारूप को ध्यान में रखना होता है और ट्रांसलेशन करते समय इन्हीं सारी चीज़ों को देखना होता है और इसी पैटर्न के आधार पे हमें ट्रांसलेशन करना होता है। यदि इसमें गड़बड़ी होती है तो हमारा ट्रांसलेशन गलत हो जाता है। अब अगला है संवाद संरचना और ये लास्ट टॉपिक है। संवाद संरचना के अंतर्गत क्या आएगा कि जब हम बोल रहे हों किसी भी व्यक्ति के सामने या व्यक्ति समूह के सामने और उनका इंटरेक्शन हो आपस में, है ना। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ लेकिन आप हमसे संवाद नहीं कर पा रहे हैं, आप हमसे बात नहीं कर पा रहे हैं, ऑनलाइन क्लास चल रहा है, रिकॉर्डेड क्लास है, तो ये संवाद नहीं कहलाएगा, है ना। ये एक लेक्चर हो गया, एक व्याख्यान हो गया जिसे आप केवल सुन पा रहे हो। अगर मैं आपके सामने आ जाऊं और आपसे आमने सामने बात करने लगूं, आपके विभिन्न टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करना शुरू कर दूं, तो वो संवाद कहलाएगा। अब इसे समझ लें कि जब दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे के सामने किसी भी माध्यम से, ऑनलाइन भी अगर हम सामने बात करते हैं, फेस टू फेस बात करते हैं, तो वो भी संवाद कहलाएगा। और यदि ऑफलाइन बात करते हैं तो वो तो संवाद है ही। तो जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से या फिर अन्य व्यक्ति समूहों से संवाद का आदान प्रदान करता है, अपनी बातों का आदान प्रदान करता है, व्यक्ति बोल रहा है, उसके प्रत्युत्तर में उसे भी जवाब मिल रहा है या प्रश्न मिल रहे हैं, तो उसे संवाद कहा जाएगा। ठीक है। आप लोगों ने क्लास 10 में अगर एग्जाम दिया होगा तो उसके अंतर्गत एक
टॉपिक आता है कि संवाद लिखें। एक दुकानदार और ग्राहक के बीच संवाद लिखें, सब्जी विक्रेता और ग्राहक के बीच संवाद लिखें, 2 छात्रों के बीच संवाद लिखें जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इस तरह के अलग अलग टॉपिक्स पे काफ़ी सवाल पूछे गए हैं मैट्रिक के एग्जाम के अंतर्गत। तो यही है संवाद संरचना हमारा, ठीक है। तो संवाद संरचना ये लास्ट टॉपिक था और यहीं पे हमारा क्लास कंप्लीट होता है। और इस नोट्स को मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो यदि आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर से ज्वाइन कर लें, ताकि आप लोगों को जितने भी नोट्स हैं शुरू से लेकर के अभी तक मैंने जितने नोट्स डाले हैं वे सारे मिल जाएंगे आपको। और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो सके, जितने भी वीडियोज डाले जाएंगे उनका नोटिफिकेशन मिल सके। इसके लिए ऑल बटन को ऑन करके रखें, है ना। यदि आप ऑल बटन को ऑन करके नहीं रखेंगे तो वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएंगे, जिस वजह से हो सकता है कि कुछ वीडियो में डालूं तो उसका नोटिफिकेशन ही आपको नहीं मिले। और क्या कहूँ, शेयर करें अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो आपके कलीग्स हैं उन तक शेयर करें, उन तक वीडियोज़ को पहुँचाएँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।